19 सितंबर 2025 इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी तारीख जो असम के लिए एक कभी न भरने वाला जख्म लेकर आई। एक ऐसी खबर जो जंगल की आग की तरह फैली और अपने पीछे छोड़ गई एक सवाल, ये कैसे हो सकता है। खबर थी कि असम का हार्ट थ्रॉब, एक पूरी पीढ़ी की आवाज, जुबिन गर्ग अब नहीं रहे। 50 साल की उम्र में सिंगापुर में एक दर्दनाक हादसे ने उन्हें हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। यह खबर सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक तूफान था, एक ऐसा तूफान जिसने लाखों दिलों को झकझोर कर रख दिया। फैंस से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, हर कोई बस यही कह रहा था, यकीन नहीं हो रहा। ये किसी फिल्मी सितारे का जाना नहीं था, एक ऐसी आवाज का खामोश होना था जिसने एक पूरी पीढ़ी को जीना सिखाया था, प्यार करना सिखाया था और अपने हक के लिए लड़ना सिखाया था। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 नवंबर 1972 को। मेघालय के तुरा में एक असमिया ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता मोहिनी मोहन बोठाकुर एक मजिस्ट्रेट थे, लेकिन दिल से एक कवि। कपिल ठाकुर के नाम से उनकी कविताएं असम में मशहूर थीं। माँ इली बोठाकुर एक बेहतरीन गायिका और डांसर थीं। कला इस बच्चे को विरासत में मिली थी। उसका नाम रखा गया जुबिन बोठाकुर, दुनिया के मशहूर कंडक्टर जुबिन मेहता के नाम पर। लेकिन इस बच्चे की तकदीर में कुछ और ही लिखा था। बड़े होकर उसने अपने परिवार के सरनेम बोठाकुर की जगह अपने गोत्र गर्ग को अपना लिया। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये एक पहचान का ऐलान था। संगीत तो जैसे उसकी रगों में दौड़ता था। माँ उसकी पहली गुरु बनी। सिर्फ 3 साल की उम्र में उसने गाना शुरू कर दिया था। गुरु पंडित रॉबिन बनर्जी से 11 साल तक तबला सीखा और गुरु रमोनी राय से असमिया लोक संगीत की बारीकियां समझी। देखते ही देखते उसने 12 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर महारत हासिल कर ली। ढोल, गिटार, मैंडोलिन, हारमोनियम सब कुछ उसके इशारों पर नाचते थे। जोरहाट के जेबी कॉलेज में उसके दोस्त आज भी याद करते हैं कि कैसे वो कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनता था। रंग बिरंगी बरमूडा और सिर पर एक पारंपरिक जापी असमिया टोपी पहनकर कॉलेज आता था। लेक्चरर डांटते थे, पर उसकी प्रतिभा के आगे सब चुप हो जाते थे। अपने हायर सेकेंडरी के आखिरी साल में वो पूरे साल में सिर्फ 21 दिन क्लास गया, क्योंकि उसका ज्यादातर वक्त संगीत की दुनिया में गुजरता था। ये बगावत सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं थी, ये उसकी पहचान थी जो उसके संगीत में भी झलकने वाली थी। 1992 में 19 साल की उम्र में इस नौजवान ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अपना पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया। जुबिन ने असम के पारंपरिक लोक संगीत को मॉडर्न पॉप और रॉक के साथ मिलाकर एक ऐसी आवाज तैयार की जिसे सुनकर नॉर्थ ईस्ट की पूरी युवा पीढ़ी दीवानी हो गई। अनामिका रातों रात सुपरहिट हो गया और जुबिन गर्ग असम का हार्ट थ्रॉब बन गए। उनके गाने जैसे माया, पाखी और माए बिनी रातिर बुकुत सिर्फ हिट नहीं थे, वे एक बेचैन पीढ़ी के एंथम बन गए थे। उनके स्टेज शो में हजारों की भीड़ उमड़ती थी। लोग उनके गानों पर झूमते थे, रोते थे और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते थे। वो एक ऐसी आवाज थे जिसका असम बरसों से इंतजार कर रहा था। असम में अपनी सल्तनत कायम करने के बाद जुबिन ने मुंबई का रुख किया। यह सफर आसान नहीं था। वो एक आउटसाइडर थे। उन्होंने चांदनी रात जैसे कुछ हिंदी पॉप एल्बम निकाले और फिजा और कांटे जैसी फिल्मों के लिए भी गाया, लेकिन वो बड़ी पहचान अभी दूर थी। और फिर आया साल 2006, फिल्म थी गैंगस्टर, गाना था या अली। ये गाना नहीं, एक तूफान था, एक सूफी रॉक एंथम जिसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कहते हैं कि यह गाना जुबिन से पहले कम से कम 5 और सिंगर्स ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन जो एक्स फैक्टर, जो दर्द, जो रूहानियत जुबिन की आवाज में थी, वो किसी और में नहीं मिली। रातों रात जुबिन गर्ग पूरे भारत में एक जाना पहचाना नाम बन गए। इस गाने के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का GIFA अवार्ड भी मिला। लेकिन यहीं जुबिन की कहानी दूसरों से अलग हो जाती है। बॉलीवुड में मिली जबरदस्त कामयाबी को ज्यादातर कलाकार अपनी मंजिल मान लेते हैं, पर जुबिन के लिए यह मंजिल नहीं थी। उन्होंने खुद कहा था, ऐसे गाने जिंदगी में एक बार बनते हैं। बॉलीवुड की चकाचौंध उन्हें रोक नहीं पाई। उनका दिल हमेशा असम के लिए धड़कता था और इसलिए अपनी कामयाबी के शिखर पर वो वापस लौट आए अपने लोगों के बीच, अपनी मिट्टी में।
यह कोई हार नहीं बल्कि एक सोचा समझा फैसला था। उन्होंने मुंबई में मिली शोहरत को एक हथियार बनाया जिसका इस्तेमाल वो अपनी असली लड़ाई यानी असमिया सिनेमा और संगीत को जिंदा करने के लिए करने वाले थे। जुबिन सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री थे। एक्टर, कंपोजर, डायरेक्टर, गीतकार, निर्माता, ऐसा कोई फन नहीं था जिसे उन्होंने आजमाया न हो। उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में 32,000 से ज्यादा गाने गाए, 27 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की और 3 फिल्मों का निर्देशन भी किया। और उन्होंने अपनी इस कामयाबी का इस्तेमाल असम के लिए किया। बॉलीवुड से कमाई शोहरत और पैसे को उन्होंने असमिया सिनेमा में इन्वेस्ट किया। एक ऐसे वक्त में जब असमिया फिल्म इंडस्ट्री संघर्ष कर रही थी, तब जुबिन ने मिशन चाइना और कांचनजंगा जैसी बड़े बजट की फिल्में बनाकर उसे एक नई जिंदगी दी। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहीं और उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो अपनी जमीन पर रहकर भी दुनिया जीती जा सकती है। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक सांस्कृतिक उद्यमी थे जो अपनी कला से अपनी संस्कृति को सींच रहे थे। मंच पर विद्रोही और बेबाक दिखने वाले जुबिन अपनी निजी जिंदगी में बेहद सरल और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। उनकी पत्नी फैशन डिजाइनर गरिमा सैकिया गर्ग उनकी ताकत थीं, उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम और क्रिएटिव पार्टनर। दोनों की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। गरिमा उनकी एक फैन थीं जिन्होंने उनके असमिया एल्बम सुनकर उन्हें एक खत लिखा था। जुबिन ने जवाब दिया, मुलाकातें हुईं और प्यार हो गया। लेकिन इस खुशहाल दुनिया पर 2002 में एक गहरा साया पड़ा। एक भयानक कार हादसे में जुबिन ने अपनी छोटी बहन जॉकी बोठाकुर को खो दिया, जो खुद एक उभरती हुई गायिका और अभिनेत्री थीं। यह हादसा जुबिन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। इस गम से निकलने के लिए उन्होंने संगीत का सहारा लिया और अपनी बहन की याद में शिशु नाम का एक बेहद भावुक एल्बम बनाया। लेकिन इसी गम ने उन्हें शराब की तरफ भी धकेल दिया, एक ऐसी आदत जो उनके साथ आखिरी दम तक रही। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक गहरे जख्म का नतीजा था, एक ऐसा दर्द जिसे वह शायद कभी पूरी तरह भुला नहीं पाए। जुबिन का सच बोलने का अंदाज अक्सर उन्हें विवादों में ले आता था। वह कभी चुप नहीं रहे, चाहे सामने कोई भी हो, ब्राह्मणों पर उनकी टिप्पणी हो, भारत रत्न का अपमान करने का आरोप हो या भगवान कृष्ण पर दिया गया बयान, वह हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखते थे। लेकिन उनकी बगावत बेमतलब नहीं थी। जब आतंकवादी संगठन उल्फा ने बिहू कार्यक्रमों में हिंदी गाने पर बैन लगाया तो जुबिन ने मंच से उन्हें ललकारा और हिंदी गाने गाए। जब नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ असम की आवाज दबाई जा रही थी तो जुबिन उस आवाज का चेहरा बन गए। उनके लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बदलाव का एक जरिया था, अपनी पहचान और अपने लोगों के हक की लड़ाई का एक हथियार था। इस बेबाकी और लगातार संघर्ष की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। उनकी सेहत पर इसका असर पड़ा। 2022 में उन्हें एक गंभीर मिर्गी का दौरा पड़ा था। उन्होंने कभी अपनी कमियों को छुपाया नहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा था कि उनके कई सबसे बड़े गाने तब बने जब वह नशे में थे। यही ईमानदारी उन्हें अपने प्रशंसकों के और करीब ले आई। वह एक स्टार नहीं, अपने लोगों में से एक थे। वह एक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा के साथ रहता था, उनके दुख सुख में शामिल होता था। अपनी मौत से कुछ ही घंटे पहले जुबिन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वह सिंगापुर में थे, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर। वीडियो में वह मुस्कुरा रहे थे, अपने प्रशंसकों को फेस्टिवल में आने का न्योता दे रहे थे। उनकी आंखों में उत्साह और जिंदगी की चमक थी। वह 20 सितंबर को परफॉर्म करने वाले थे। उसी रात सिंगापुर के एक रेस्टोरेंट में उन्होंने गिटार के साथ एक गाना गाया, एरिक क्लैप्टन का टीयर्स इन हेवन। एक ऐसा गीत जो एक बाप ने अपने मासूम बेटे की अचानक मौत पर लिखा था। क्या जुबिन को एहसास था कि यह उनकी आखिरी परफॉर्मेंस होने वाली थी? 19 सितंबर को वह दोस्तों के साथ एक यॉट पर थे, समंदर की लहरों के बीच जिंदगी का जश्न मना रहे थे। पहले उन्होंने लाइफ जैकेट पहनकर तैराकी की, लेकिन फिर उसे यह कहकर उतार दिया कि वह आरामदायक नहीं है और फिर वह दोबारा पानी में उतर गए। इसी दौरान पानी में उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा। दोस्तों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। उन्हें तुरंत सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय समय के अनुसार दोपहर करीब 2:30 पर
डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक आवाज जो लाखों दिलों की धड़कन थी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। जब जुबिन का पार्थिव शरीर घर लौटा तो गुवाहाटी की सड़कें थम गईं। यह किसी स्टार का अंतिम संस्कार नहीं था, यह असम के बेटे की आखिरी विदाई थी। एयरपोर्ट पर उनकी पत्नी गरिमा का टूटकर रोना, असम के मुख्यमंत्री का ताबूत को कंधा देना और सड़कों पर उमड़ा इंसानियत का समंदर। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ लोग ही लोग थे, रोते हुए, गाते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने शोक जताया। असम सरकार ने 3 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान किया। यह इस बात का सबूत था कि जुबिन ने अपने लोगों के दिलों में क्या जगह बनाई थी। वह एक राजा की तरह जिए और एक राजा की तरह ही उन्हें विदाई दी गई। जुबिन ने अपने पीछे करीब 70 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ी। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड, GIFA, स्टारडस्ट समेत कई सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली दौलत उनके बैंक बैलेंस या अवार्ड्स नहीं थे। उनकी असली दौलत उनके 32,000 से ज्यादा गाने थे और करोड़ों लोगों का वह प्यार था जो आज भी उनके लिए महसूस किया जाता है। भूपेन हजारिका के बाद अगर किसी ने असमिया पहचान और संस्कृति को इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने रखा तो वह जुबिन गर्ग थे। वह सिर्फ एक गायक नहीं थे, वह एक सांस्कृतिक पुल थे जिसने असम की पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी से जोड़ा और नॉर्थ ईस्ट की आवाज को पूरे देश तक पहुंचाया। एक बार जुबिन ने कहा था, जब मैं मरूंगा तो पूरा असम मेरा गाना मायाबनी गाएगा। और उनके जाने के बाद आखिर वही हुआ। उनके घर के बाहर जमा हजारों की भीड़ एक साथ मायाबनी रात्रि भुकुत गा रही थी। उनकी आवाज में दर्द भी था और गर्व भी। दर्द अपने हीरो को खोने का और गर्व इस बात का कि वो जुबिन गर्ग के दौर में जिए। जिस्म चला जाता है लेकिन आवाज रह जाती है। जुबिन गर्ग चले गए पर उनकी आवाज, उनकी बगावत, उनका संगीत हमेशा जिंदा रहेगा। वो एक आवाज थे जो अब अमर हो गई है। कमेंट सेक्शन में उन्हें श्रद्धांजलि देना न भूलें। और अगर आपने इस वीडियो के जरिए कुछ नया जाना हो और आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।